डियर स्टूडेंट्स, अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मेथड्स यूज्ड टू मेजर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल्स। जैसे आपने ईसीएस सीरीज देखी है, पूरी केमिकल सीरीज, उसमें कितने ही एलिमेंट्स हैं जिनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन किए गए हैं। आज आपको आज के इस लेक्चर में बताना ये है कि वो वैल्यूज़ कैसे मेजर की गई हैं। वो वैल्यूज़ जो है डिफरेंट मेटल्स के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा मेजर किए जाते हैं बाय कंपेयरिंग विद शी। एक तरफ हमारे पास शी हाफ होता है, ये ऑलरेडी मैंने डायग्राम बनाई हुई है, जैसे पिछले लेक्चर में मैंने शी के बारे में बहुत डिटेल से आपको बताया। एक तरफ शी हाफ लिया जाता है और एक तरफ जौन सा भी इलेक्ट्रोड है जिसका आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, आपने उसको लेना है। पहले तो हमने जस्ट डेफिनेशन की थी कि जिंक को जब अपने ही 1 मोलर जिंक सल्फेट आयन सोल्यूशन में डिप करें तो एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है कि जिंक पे पॉजिटिव चार्ज, स्ट्रिप पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाता है। अब बताना ये है कि वो वैल्यू कैसे मेजर करनी है, कितनी वैल्यू होगी, करंट का फ्लो किस साइड पे होगा, कंपेयर कैसे किया जाता है। तो याद रखिएगा, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कंपेयर किया जाता है विद शी साइड पे मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल से आपको पिछले लेक्चर में बताया। नहीं, अगर आपने वो लेक्चर सुना तो पहले वो जरूर लेक्चर सुन लें। अब होता क्या है कि एक तरफ आपके पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है जिसमें 1 मोलर HCl आपने लिया है और सारी कंडीशन सेट की हुई है। दूसरी तरफ 1 मोलर जिंक सल्फेट है और जिंक की स्ट्रिप आपने सोल्यूशन में डिप की हुई है। दो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं जब तक ये अलग होता है। इसको भी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं जब तक ये अलग होता है। दो हाफ सेल हैं, एक ये हाफ सेल है, एक ये हाफ सेल है। दो हाफ सेल को, दो हाफ्स को, दो सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जब आप एक वायर के थ्रू आपस में कनेक्ट कर देते हैं, ये देखिएगा इस स्ट्रिप से एक आपने मेटालिक वायर ली और ये मेटालिक वायर आपने कन्वर्ट कर दी। अब इस तरह आप पहले लिखा हुआ था लीड टू पोटेंशियोमीटर, अब आपने ये पोटेंशियोमीटर के बाद आपने ये वायर कनेक्ट कर दी है। अब आप पोटेंशियोमीटर को यहाँ से उतार दें, पोटेंशियोमीटर की अब ज़रूरत नहीं है इस केस में। जब आप सेल बनाने लगते हैं इसको आप यहाँ से उतार दें, रिमूव कर दें और एक वायर के ज़रिए दोनों स्ट्रिप को डायरेक्ट कनेक्ट कर दें। जब आप डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे तो आप ज़रूर एक काम करेंगे, स्ट्रिप के अंदर यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा लें। वोल्ट मीटर है जो यहाँ पे वोल्टेज मेजर करेगा। स्ट्रिप में आप वोल्ट मीटर लगा लें। वोल्ट मीटर जो है वो आजकल तो डिजिटल आ रहे हैं, सीधे सीधे वोल्ट लिखे होते हैं। जैसे घर में इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज आ रही होती है सीधे सीधे डिजिट में आ रही होती है, 260 वोल्ट या 260 एम्पेयर आ रही होती है, 270 एम्पेयर वोल्टेज डिजिटल। लेकिन अगर गैल्वेनोमीटर हो, जैसे इसका पास्ट पेपर में MCQs यहाँ से डेवलप हुआ था कि वोल्ट मीटर दिखाया गया था और वोल्ट मीटर की जो स्ट्रिप उसको नीडल को देख के बताना था कि करंट का फ्लो किस साइड से किस साइड को है। पहले तो मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि दरमियान में यहाँ पे वोल्ट मीटर लिखा हुआ है जिसको V से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट को यहाँ वोल्टेज में देखेंगे। अब आपने देखना यह है, जैसे ही हमने इस वायर के थ्रू दोनों इलेक्ट्रोड्स को कनेक्ट किया तो देखा ये गया आफ्टर सम टाइम एक रिएक्शन स्टार्ट हुआ, मतलब फौरन ही रिएक्शन स्टार्ट हो गया। आफ्टर सम टाइम ये देखा गया कि ये जो मेटल की स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप थोड़ी सी कम होना शुरू हो गई है, स्ट्रिप कम होती जा रही है। अब ये स्ट्रिप कम क्यों हो रही थी? क्योंकि इस टाइम यहाँ पे जो जिंक स्ट्रिप है ये फौरन ही सॉलिड स्ट्रिप जो है मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है और कन्वर्ट होती जा रही है कीटाइंस के अंदर, जिंक डाई पॉजिटिव आयन के अंदर, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन कर रही है लूज। और इस साइड पे जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब ये जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है, जिंक जो है वो तो सोल्यूशन में आ गया, उतर गया, और यहाँ पे जिंक आयन सोल्यूशन में पहले से भी मौजूद थे। जैसे मैंने सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी बताया कि इस केस में भी 1 मोलर जिंक आयन प्रेजेंट है और 1 मोलर सल्फेट आयन प्रेजेंट है। आपने देखा इस हाफ में क्या हुआ, इस हाफ में जिंक आयन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई है एज कंपेयर टू सल्फेट आयन। तो इस हाफ में पॉजिटिव नेट अकोमोलेशन होती जा रही है, सेल के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव हाफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन बेसिकली जिंक हर दफ़ा अपनी स्ट्रिप के अंदर ही रखता है और ऊपर से अब इसको एक वायर से कनेक्ट कर दिया। इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्लो का एक चांस मिल गया, एक रास्ता मिल गया और इलेक्ट्रॉन इस तरफ को फ्लो करें जिस साइड को मैं एरो लगा रहा हूं। अब आपने देखना वोल्ट मीटर में नीडल का क्या हाल होगा। मैं वोल्ट मीटर को अलग से यहां दिखाता हूं। अगर मैं ऐसे गोल सा वोल्ट मीटर दिखाऊं, यहां पे इसकी नीडल दिखाऊं, ऐसे ये नीडल है, पहले 0 पे सेट थी। अब देखना ये है कि नीडल किस साइड को मूव करेगी। तो याद रखिएगा, जिधर से भी करंट आएगा उस साइड से दूसरी साइड को इसको शो किया जाएगा लाइक दिस, कि आपने उसी साइड को इसका बेंड दिखा देना। ये लें,
गैल्वेनोमीटर पे तो डिजिट्स होते हैं, पता चल रहा होता है कितनी वोल्टेज है, लेकिन यहाँ आपने देखना है कि जैसे ही लेफ्ट टू राइट करंट मूव होगा, ये लेफ्ट हाफ है, ये राइट हाफ है, लेफ्ट टू हाफ मूव होगा तो ये राइट की तरफ बेंड करेगा, यानी करंट जिस साइड को जा रहा है, जिस हाफ को जा रहा है, यहाँ शी की तरफ जा रहा है तो ये शी की तरफ बेंड कर जाएगी। तो आप फौरन समझ जाएं कि शी की तरफ अगर बेंड किया तो करंट दूसरी साइड से आ रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है। ये एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा गया था, गैल्वेन वोल्ट मीटर शो करके करंट किस साइड से किस साइड को फ्लो करा, आपने ये बात याद रखनी है। तो आपने देखा फिर नीडल जो है फुल टाइम इधर को हो जाएगी, बेंड हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन मूव करते करते पहुंचेंगे। अच्छा, इस केस में हम बैटरी से कनेक्ट नहीं करते इसको, ये वोल्ट मीटर है, ये वोल्टेज सेल बनाने जा रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं यहाँ वायर के जरिए, प्लाटिनम की जो हमने वायर लगाई हुई है, वायर के जरिए प्लाटिनम की स्ट्रिप में इलेक्ट्रॉन आते हैं बाहर से। ये प्लाटिनम की स्ट्रिप के पास जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए हैं, तो आपने देखा इससे पहले एक बैलेंस चल रहा था, जितना हाइड्रोजन आ रहा था उतनी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही थी हाफ सेल में, लेकिन अब ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। आप नोट करेंगे यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब प्लाटिनम के अंदर आ जाएंगे तो ये डोमिनेंट रिएक्शन हो जाएगा इस केस में कि ऑलरेडी प्रेजेंट H आयन इन द सॉल्यूशन। जब वो देखेंगे कि प्लाटिनम के ऊपर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ये प्रोटॉन फौरन भागेंगे प्लाटिनम की तरफ, प्लाटिनम से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेंगे, रिडक्शन प्रोसेस होगा और हाइड्रोजन गैस में प्रोडक्ट हमारी यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगी। और हम देखेंगे आप डोमिनेट हाइड्रोजन गैस, बाहर से हमने जितनी गैस दे रहे थे वो बहुत कम गैस होगी, लेकिन सोल्यूशन में से बहुत सारी गैस यहाँ से एवॉल्व हो रही होगी। इस बात को बहुत ज़्यादा मेंशन नहीं आपकी बुक पे किया हुआ, आपकी बुक पे डायरेक्ट यही मेंशन किया हुआ है कि ऑलरेडी जो भी सोल्यूशन होगा बाहर से हम गैस नहीं दिखा रहे हैं, ऑलरेडी जो सोल्यूशन मौजूद है उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हुए दिखाएंगे। लेकिन आपने याद रखना है बाहर से हाइड्रोजन गैस ज़रूर, हम इस केस में सारा काम वही कर रहे थे जो पहले कर रहे हैं, लेकिन ये कि अब जो है डोमिनेंट रिएक्शन जो है वो ये हो जाता है, बाहर से आने वाली गैस अगर थोड़ी सी आ रही है तो निकलने वाली गैस उससे बहुत ज़्यादा होती है, डिपेंडिंग अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ से प्लाटिनम के पास आए हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस, और इस प्रोसेस को आपने देखा कि उस साइड पर रिडक्शन है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस साइड पे ऑक्सीडेशन है तो इस प्रोसेस को हम रिडक्शन बोलते हैं। यहाँ जिंक ऑक्सीडाइज हुई है तो यहाँ हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हुई है, हाइड्रोजन आयन से रिड्यूस हुई है, गैस नहीं, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हुए, रिडक्शन प्रोसेस, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे शी में इवॉल्व होना शुरू हो गई है। अब हमने जब इस करंट को देखा ये वोल्ट मीटर पे, इसकी वैल्यू को देखा तो हमें इसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट ये मिली, दैट इज 0.76। ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, यह पॉजिटिव वैल्यू है। ये क्या वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। अच्छा बताइए, जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे इस टाइम इज कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है इसका? प्लस 0.76 वोल्ट। इसका मतलब है कि इतनी पावर से जिंक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और इतनी पावर से हाइड्रोजन इससे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। हाइड्रोजन की गेनिंग पावर ज़्यादा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है। तो आपको पता है जिंक के इसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को अगर रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना है, रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ई नॉट सिर्फ लिखा जा सकता है, यहाँ आर अगर आप चाहते हैं तो आप नीचे RED भी लिख लें डिफरेंस के लिए, अदरवाइज ई नॉट अकेला रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, ई नॉट अकेला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट नहीं करता, बट ई नॉट अकेला स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को मेंशन करता है। यहाँ साथ RED लिख दें। अब इसको कैसे रिडक्शन पोटेंशियल में मेजर करना है? ये इसकी लूजिंग पावर थी जिंक की, अगर आपने इसकी गेनिंग पावर देखनी है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी कितनी है, जस्ट साइन चेंज कर दें और यही वैल्यू लिख दें, ये बन जाएगी -0.76 वोल्ट, साथ में वोल्ट लिखूंगा, वोल्ट। आपने देखा कि इसकी रिडक्शन पावर बहुत कम है, जिसकी लूजिंग पावर ज़्यादा होती है पॉजिटिव में होती है और जिसकी रिडक्शन पावर नेगेटिव में होती है बहुत कम होती है। तो रियल में जब भी कभी ये ऐसे हाफ के सामने आएगा जिसकी गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, रिडक्शन पावर ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली जिंक को उसके सामने इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे और लॉस वाली पावर प्लस साइन के साथ शो की जाएगी। और अगर आपने उसको अपनी कन्वीनियंस के लिए, सहूलत के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक ऑर्डर लगाने के लिए वैल्यू को पुट करना है तो आप उसका साइन चेंज करके उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज कर लें। अच्छा, अब जो आपके पास इस टाइम एक्सटर्नल वायर में करंट का फ्लो भी आपने देख लिया, लेफ्ट टू राइट है, और अब आपके पास एक सर्किट पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस टाइम जो कंपोजिशन बन चुकी है, दो हाफ है, एक तरफ ऑक्सीडेशन हाफ है जिंक हाफ, एक तरफ रिडक्शन हाफ है शी, तो इन दोनों के मिला के ओवरऑल इसको हम बोलते हैं कि अब हमने एक
वोल्टेज सेल एस्टेब्लिश कर लिया। ये बेसिकली हमने यहाँ पे एक वोल्टेज सेल की कंपोजिशन देखी है। और आपको पता है जो वोल्टेज सेल होता है, हम इसको एक और नाम भी देते हैं, इज आल्सो कॉल्ड गैल्वेनिक सेल। तो ये एक गैल्वेनिक सेल और वोल्टेज सेल की कंपोजिशन है। आपने गैल्वेनिक सेल और एक वोल्टेज सेल यहाँ पे बना लिया है। ओके, अच्छा यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, ये या इस तरह से जिंक की पहले मैं बात कंप्लीट कर लूँ। इस तरह से जिंक का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर लिया जाता है और पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इसी कंपैरिजन से मेजर किया जाता है। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स हैं सब इस तरह से शो करते हैं। हाइड्रोजन वाला हाफ रिडक्शन हाफ शो करता है, जिंक वाला हाफ जो ऑक्सीडेशन हाफ, या हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सब ऑक्सीडेशन शो करते हैं, सब ऑक्सीडाइज होते हैं, सब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर शी के साथ उनको कनेक्ट किया जाए, शी को रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहते हैं, अगर शी के रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ हाइड्रोजन से नीचे जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, मरकरी है, उनको यहाँ पे उनका हाफ सेल बना के कनेक्ट किया जाए तो याद रखिएगा ये फिर काम रिवर्स हो जाता है। तब लेफ्ट वाली साइड या कॉपर हाफ या उससे नीचे जो हाइड्रोजन से नीचे जौन सा भी एलिमेंट है वो हाफ रिडक्शन हाफ हो जाता है, उस साइड पे रिडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है, और इस साइड पे राइट साइड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा होता है। तब फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा होता, बल्कि बाहर से आने वाली हाइड्रोजन गैस जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करती जा रही होती है और प्रोटॉन बनाती जा रही थी। सॉल्यूशन प्रोटॉन से भर जाता है जब इधर वाला हाफ ऑक्सीडेशन हाफ होता है और इधर वाला रिडक्शन हाफ होता है। अब सारे तो बना के दिखाई नहीं जा सकते, लेकिन आपको समझाया जा सकता है कि आप इस तरह से इनको कनेक्ट करके वोल्टेज सेल बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ प्रॉब्लम की। अब वोल्टेज सेल जब एस्टेब्लिश करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि लाइक इसी सेल की बात कर लेता हूँ। जब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा था तो सोल्यूशन में बहुत सारे जिंक आयंस बन जाते हैं और इस साइड पे आपने देखा कि जिंक आयन जो है वो सल्फेट आयंस पे डोमिनेट हो जाते हैं। नेट अकोमुलेशन ऑफ चार्ज हो जाता है, इसको बोलते हैं नेट अकोमुलेशन ऑफ चार्ज, कि एक साइड पे बहुत चार्ज इकट्ठा हो गया। और एक साइड पे अगर हम देखें तो इस साइड पे भी आपने देखा कि हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, रिड्यूस होते जा रहे हैं और बाहर निकलते जा रहे हैं। जब बाहर निकलते जा रहे हैं तो ओवरऑल इस साइड पे भी सोल्यूशन में क्लोराइड आयंस एक्वस विल बी डोमिनेंट ऑन प्रोटॉन। इस साइड पे नेगेटिव चार्ज नेट अकोमुलेशन हो गई है, उस साइड पे पॉजिटिव चार्ज नेट अकोमुलेशन हो गई है। तो अक्सर फिर हम क्या करते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो याद रखिएगा सेल वोल्टेज ड्रॉप टू जीरो, सेल करंट प्रोड्यूस करना छोड़ देता है, नीडल दोबारा जीरो पे आ जाती है, करंट का फ्लो नहीं होता। इवन के रिएक्टेंट, इस टाइम जिंक सल्फेट को रिएक्टेंट कह रहे हैं और इस साइड पे प्लैटिनम कैटलिस्ट है और HCl को रिएक्टेंट कह रहे हैं, हाइड्रोजन गैस को रिएक्टेंट कह रहे हैं। इवन के रिएक्टेंट प्रेजेंट होते हैं, सेल में भी एनर्जी है, केमिकल्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के और वोल्टेज प्रोड्यूस करने के। एक्चुअली वोल्टेज सेल होता ही वो है जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है और कर भी रहे हैं। वो यहाँ पे जब आपने वोल्टेज प्रोड्यूस करें तो एक्सटर्नल वायर को कट करके छोटा सा बल्ब लगाएं, वो ऑन हो जाएगा। कुछ और अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी किसी भी चीज़ में यूज़ करनी है आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि जब नेट अकोमुलेशन हो जाती है, रिएक्टेंट तो अभी भी बाकी होते हैं लेकिन सेल करंट प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता, वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता। तो फिर क्या किया जाता है, क्या हल है आपके माइंड में तो आ गया। फिर हम यूज़ करते हैं, वी हैव टू यूज़ अ सॉल्ट ब्रिज। यहाँ से अब मैं कलर डिफरेंट करता हूँ, यहाँ से आपने फिर एक सॉल्ट ब्रिज यूज़ करना होता है। उसका एक एंड आपने एक हाफ में रखना है, दूसरा एंड दूसरे हाफ में रखना है। इसके एंड पे दोनों साइडों पे कॉटन वूल लगी होती है ताकि इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो भी चीज़ है वो सॉल्यूशन में मिक्सअप ना हो, डायरेक्ट सब ना आ जाए। अब इस सॉल्ट ब्रिज में हम क्या लेते हैं ये आपने देखना है। सॉल्ट ब्रिज में बेसिकली जैसे नाम से जाहिर है सॉल्ट, तो इसमें एक सॉल्ट लेंगे। बुक पे सॉल्ट का जो नाम दिया दैट इज पोटाशियम क्लोराइड और एक और भी सॉल्ट का नाम दिया हुआ है दैट इज पोटाशियम नाइट्रेट। कोई भी सॉल्ट यूज़ किया जा सकता है लेकिन दो बुक पे मेंशन किए तो आप दोनों को याद रखिएगा। अब सॉल्ट ब्रिज किस में यूज़ करना है, इसके अलावा और क्या है इसके अंदर है, इसके अलावा इसके अंदर बेसिकली जेल है। आई कैन से इन जेल, तो आपने इसको इन जेल यूज़ कर लिया, KCl और KNO3 इन जेल। कॉटन वूल लगे हुए ताकि जेल जो है ये इधर ना आए। अब इसका फंक्शन क्या है, सॉल्ट ब्रिज एक ब्रिज का रोल प्ले कर रहा है, दोनों में कनेक्ट हो रहा है। अब सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है, सॉल्ट ब्रिज का रोल ये है कि जिस साइड पे नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा थे, सल्फेट आयन ज़्यादा थे, इन सल्फेट आयन को यहाँ से अपने अंदर से पास करना
माइग्रेशन करवाना। इसकी कंपोजिशन ऐसी, हमारी बुक तो यही कहती है कि सल्फेट आयन की माइग्रेशन कहती है, लेकिन कुछ फॉरेन बुक्स और इंटरनेट वगैरह पे तो कुछ और बात की हुई है। वहाँ पे की हुई है कि सॉल्ट के जो आयन्स हैं ऑपोजिट आयन, वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। इस तरफ जो है वो पोटाशियम आ जाता है और सल्फेट के साथ रिएक्ट करके यहाँ पोटाशियम सल्फेट बना के सल्फेट को कम कर देता है। और राइट साइड पे इसका जो क्लोराइड है वो जाता है ऑलरेडी, जैसे, और वो जब कॉमन आयन की वजह से क्लोराइड ज़्यादा हो जाता है तो बहुत सारे एच के साथ कंबाइन होता है। लेकिन ये डिफरेंट बुक्स का, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि यहाँ पे ये सल्फेट आयन को इस हिसाब से माइग्रेट करके इस राइट हाफ पे लेके आएगा। जब ये राइट हाफ पे लेके आएगा, इधर सल्फेट कम पड़ जाएगा तो जिंक और सल्फेट तकरीबन बैलेंस हो जाएंगे, बराबर बराबर हो जाएंगे सल्फेट कम हो जाने से। इस साइड पे पहले नेगेटिव आपने देखा कि डोमिनेंट है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, तो इस साइड पे भी आके इसको थोड़ा सा बैलेंस करता है नेगेटिव आयंस को भी। यहाँ पे अगर नेट बाहर से बहुत सारे पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाते हैं इस केस में अगर, तो फिर आप देखेंगे तो ये फिर मैंने बोला कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर पोटाशियम क्लोराइड या पोटाशियम नाइट्रेट इन जेल यूज़ करते हैं। अब इसका फंक्शन सुन लें कि इसका फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का। इसका फंक्शन हमेशा ये होता है, जो मैंने बोला कि नेट अकोमोलेशन हो जाती है। लेफ्ट हाफ में दोबारा से क्लियर सुन लें, नेट लेफ्ट हाफ में जिंक आयन ज़्यादा, अगर कुछ और बोला तो सही कर लें। लेफ्ट हाफ में जिंक आयन ज़्यादा है, सल्फेट आयन कम, ये डोमिनेट का ग्रेटर का साइन, और इस हाफ में नेगेटिव ज़्यादा है। तो हमेशा ये फिर उन आयन्स को ट्रांसफ़र करता है, जो जिस साइड पे नेगेटिव आयन है उसको पॉजिटिव साइड पे ले जाके दोनों को बैलेंस करता है। ये आपकी बुक पे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ ये बेसिकली क्लोराइड को फिर यहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरी साइड पे ले जाता है। जैसे मैंने बोला कि रियल में तो फॉरेन बुक्स बात को सही क्लियर करती है कि सॉल्ट के दोनों आयन्स ऑपोजिट पोल की तरफ आगे ऑपोजिट आयन्स को मैच करके प्रेसिपिटेट करके इस नेट कम्युलेशन को कम करते हैं, लेकिन ये बात हमारी बुक पे मेंशन नहीं है। और वैसे भी ये सेल जो मैंने बना के दिखाया, ये सेल जो है आपकी बुक पे नहीं बना हुआ, आपकी बुक पे तो जिंक सल्फेट का सेल बना हुआ है। और याद रखिएगा उसी का सवाल सबसे ज़्यादा दफ़ा है वही आएगा। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये था कि जिस साइड पे सल्फेट ज़्यादा था वहाँ से सल्फेट को मूव करवाया जाता है दूसरे हाफ में, और वो सल्फेट हमेशा कॉपर हाफ में, रिडक्शन हाफ में ज़्यादा होता है। रिडक्शन हाफ से सल्फेट आयन को माइग्रेट करवा के दूसरी तरफ लेके आते हैं। ये जो सेल बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, इस केस में तो आप कह सकते हैं क्लोराइड को यहाँ से इधर लाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, लेकिन ये बात बुक पे नहीं है आपकी मेंशन, इसलिए इस तरफ को आप ना जाएं। आप सल्फेट का ज़हन में याद रखें कि रिडक्शन हाफ से सल्फेट आयन को फिर शी वाले हाफ से माइग्रेट, वहाँ शी नहीं होगा, वो फिर कॉपर सेल होगा, कॉपर हाफ और जिंक हाफ, डेनियल सेल दिखाया हुआ है। तो कॉपर हाफ से, रिडक्शन हाफ से दूसरे हाफ की तरफ आता है ये चार्ज, और नेट अकोमोलेशन को नहीं रोक होने देता और चार्जेस बैलेंस करता है, ताकि वोल्टेज दोबारा से प्रोड्यूस होती रहे, वोल्टेज जितनी प्रोड्यूस होनी है वो प्रोड्यूस होती रहे। तो ये आपने एक सेल बनाया। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा और बताता जाऊँ, जो हमारी बुक पे डायग्राम बनी हुई है वोल्टेज सेल की, जिसमें जिंक हाफ लेते हैं और कॉपर हाफ लेते हैं, वो भी क्या एग्जैक्ट ऐसे नहीं है। उसमें क्या करते हैं, एक तरफ इसी तरह से जिंक को लगाया हुआ है और एक तरफ इनमें कॉपर को उसके 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ है। उस केस में भी जिंक ऑक्सीडेशन शो कर रहा है और कॉपर जो है रिडक्शन शो कर रहा है। क्यों? कि उस केस में भी जिंक का जो ऑक्सीडाइजिंग पार्ट ज़्यादा है और कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। जिंक बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है उस सेल में भी, लेकिन उस कॉपर जो है उस सेल में उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। कॉपर सोल्यूशन में से जैसे हाइड्रोजन, उस केस में हाइड्रोजन की बजाय क्यूप्रिक आयन इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और अपनी ही मेटल स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, और अपनी स्ट्रिप पे जब डिपॉजिट होते हैं तो रिडक्शन प्रोसेस होता है, और रिडक्शन प्रोसेस हो जाने से यू विल ऑब्जर्व कि उस केस में कॉपर का साइज़ बढ़ता जाता है, सोल्यूशन में क्यूप्रिक आयन कम होते जाते हैं। जैसे पहले मैंने बात की सल्फेट आयन बढ़ते जाते हैं, उन्हीं सल्फेट आयन को तो ये माइग्रेट करवाता है। और जिस साइड पे यहाँ पे आपने देखा इधर जिंक ज़्यादा था, सल्फेट कम था, जब सल्फेट इधर आता है तो जिंक सल्फेट दोबारा से बैलेंस हो जाते हैं।